दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं एंड ये जो सेशन है इसके बारे में हम लोग एक्चुअली काफ़ी सेशंस में बात करते आ रहे हैं बिकॉज होता क्या है ना कि भारत में जब भी चुनाव होता है मतदान से पहले हम सब लोग मतदान के विशेषज्ञ बन जाते हैं। बट थैंकफुली कुछ ऐसे विद्वान भी हैं और विशेषज्ञ भी हैं जो भविष्यवाणी की इस कला में विज्ञान और अपने कई सालों के तजुर्बे का उपयोग करते हैं। Of course, the mighty Indian voter also has surprised them in the past, proving that the voter is actually the person who always wins. Now, as we approach the mammoth Indian general elections, let's poll the pollsters today. We'll just take a second before we welcome our insightful speakers onto the stage. Just being set. Ideas of India, yeah, Ideas of India. ABP Networks, Ideas of India. Founder, Sea Water Foundation, welcome sir. Also put your hands together for Sanjay Jha, author and columnist. Welcome Mr. Jha. Now let's welcome Pradeep Gupta, Chairman and MD, Axis My India Limited. Welcome sir. And let's also welcome Professor Sanjay Kumar, Co-Director of Lokniti CSDS. और इस बहुत दिलचस्प पैनल को मॉडरेट करने के लिए मैं सीनियर जर्नलिस्ट एबीपी नेटवर्क की संदीप चौधरी जी को निमंत्रण देना चाहूंगी। Which is my camera? Okay. नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी नेटवर्क की खास पेशकश आइडियाज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम हैं मुंबई में, देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में। और जब हम आइडियाज की बात करते हैं तो आज की तारीख में दर्शकों आपके जहन में भी बहुत सारे आइडियाज, ख्याल, वो ख्याली पुलाव होता है ना, तो ख्याली गणित भी आप फैला रहे होंगे। और किस बात को लेकर? 2024 के लोकसभा चुनाव किसी भी लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जमहूरियत का जश्न, सबसे बड़ा मेला। लेकिन इस मेले में हार और जीत भी तय होती है। सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है, इसका भी फैसला जनता जनार्दन यानी कि आप करते हैं। तो आजकल आप गणित लगा रहे होंगे, वो अरिथमेटिक और केमिस्ट्री यानी कि गणित और रसायन शास्त्र का घालमेल भी हो रहा होगा। कौन जीतेगा, ताल दोनों तरफ से ठोकी जा रही है। वो एनडीए की बात हो या इंडिया की। एनडीए कह रहा है अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। वहीं दूसरी तरफ इंडिया शुरुआत में तो कह रहा था हम 100 तक का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे। 200 की बात तो उन्होंने बहुत बार कही, लेकिन ताश के पत्तों की तरह ढहता भी दिखा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडिया फिर से रीअसेंबल करता दिखाई दे रहा है। तो 400 पार होगा एनडीए या इंडिया अपनी नैया पार कर देगा? और इस पर चर्चा के लिए 4 बेहद ही खास मेहमान आज मेरे साथ मंच पर हैं। प्रदीप गुप्ता, एक्सेस माय इंडिया के सर्वा, इन्होंने बाकायदा एक किताब भी लिखी है, हाउ इंडिया वोट्स एंड हु गेट्स इलेक्टेड। और हार्वर्ड में इनकी जो मेथोडोलॉजी है, इनका जो तौर तरीका है, वो बाकायदा केस स्टडी के तौर पर अब वहां पर अध्ययन भी किया जा रहा है। बैंग ऑन होते हैं अमूमन, या मैं कहूं अधिकांश बार। मेरे साथ प्रोफेसर संजय कुमार हैं, लोकनीति सीएसडीएस से जुड़े हैं,
देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक हैं। यशवंत देशमुख सी वोटर के सर्वे सर्वा एबीपी न्यूज के लिए लगातार पोल्स करते रहते हैं। ये डिप टेस्ट भी, डिप सर्वेज भी करते हैं, नब्ज लगातार टटोलते हैं। हर हफ्ते कुछ ना कुछ नए आंकड़े ये खंगालते रहते हैं। और मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, लेखक हैं, स्पीकर हैं, किताब इन्होंने भी लिखी है। और गौर कीजिएगा प्रदीप गुप्ता की किताब और इनकी किताब के टाइटल्स में जो फर्क है। संजय ने लिखी है 2024 इंडिया इन अ फ्री फॉल। तो सबसे पहले जो ख्याली गणित आप फैला रहे हैं वो विशेषज्ञों की जुबानी सुनते हैं, उनका गणित क्या है। प्रदीप, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की तरफ से ताल 370 पार, एनडीए 400 पार, ये चुनावी ताल ठोकी जा रही है, ये हकीकत है या ये फसाना है? थैंक यू संदीप। तो हकीकत या फसाना के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो 400 पार कह रहे हैं वो किन किन परिस्थितियों में यदि होगा, यदि संभव है तो किन परिस्थितियों में होगा। 3 आसान परिस्थितियां हैं। इससे पहले एक चीज दर्शकों को साफ कर दें, 303 सीटें जीती बीजेपी ने, एनडीए के खाते में 352 सीटें गई थी। तो अब गणित आप समझाइए। तो 352 सीटें जैसे आपने कहा, और मोदी भी एनडीए की बात करते हैं जब 400 पार की बात करते हैं, तो 352 मतलब 48 सीट्स कम है 400 में, तो 48 सीट कहाँ से आएंगी, पहला सवाल ये। और दूसरी बात ये कंडीशन है रादर कि वो जो 352 सीटें पहले जीती है एनडीए ने, उसको तो जीतना भी जरूरी है। तो 3 राज्य ऐसे हैं जहां करीब 100 के करीब सीट आती है, जहां बीजेपी ने केवल और केवल या एनडीए ने केवल 5 सीटें जीती है। वो है तमिलनाडु 39 सीट्स के साथ, आंध्र प्रदेश 25 सीटों के साथ और केरला 20 सीट के साथ, और पंजाब 13 सीट। इन चारों को भी मिला दें आप तो करीब 100 सीटें आती हैं, यहाँ केवल एनडीए ने 5 सीटें जीती हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्राइक रेट या एल्बो रूम जो कहते हैं आपकी, यहाँ पे अच्छा खासा 95 सीट्स का एनडीए को यदि 400 छूना है तो अच्छा खासा एल्बो रूम नजर आ रहा है। दूसरी बात यह है कि एल्बो रूम मतलब बढ़त की गुंजाइश कुछ? जी, बढ़त की गुंजाइश बिल्कुल दिखती है। तमिलनाडु में दिखती है, कहां दिखती है, कौन से राज्य में? उसके लिए जरूरी है। तमिलनाडु की आप बात कर रहे हैं तो पिछली बार एआईडीएमके और डीएमके वहां की 2 प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां हैं। एआईडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन था, जो कि एआईडीएमके ने 1 सीट जीती, 39 में से 1 सीट, बाकी सभी 38 सीट पे डीएमके कांग्रेस अलायंस ने जीत की। तो वहां पर आज की परिस्थिति वर्तमान यह है कि अभी एनडीए के साथ एआईडीएमके नहीं है, तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स अभी लगे हुए हैं। यदि कि एआईडीएमके इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन करता है और एनडीए में आता है तो हम कह सकते हैं कि संभावनाएं हो सकती है। और केरल में इतना पुराना आरएसएस का संगठन पर खाता नहीं खोल पाती बीजेपी। केरल की कहानी तो ऐसी है कि बीजेपी लोकसभा में ही नहीं, असेंबली इलेक्शन में भी खाता नहीं खोल पाती। 140 में से एक भी सीट नहीं है केरल के अंदर, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ती है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि यदि किसी को ग्रेजुएट होना है और कोशिश करके सफल होना है तो उसमें लाइफ के 15 साल तो कम से कम लगते हैं जब आप स्टार्ट करते हैं, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12 + 3। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी कह सकते हैं 10 साल तो क्रॉस कर चुकी है अभी के। और आपने आरएसएस की बात करी तो वो तो बहुत सालों से आंध्रा की बात करते हैं, 25 सीटें हैं, चंद्रबाबू नायडू तो खेमे में आ रहे हैं, जगनमोहन रेड्डी वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वहां कुछ संभावनाएं तलाशने की कोशिश तो कर रही है बीजेपी, कुछ सफल होती दिख रही है। यहां पर भी जो है एनडीए यानी क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला है। जैसे आपने बताया टीडीपी और वाईएसआरसीपी जो कि अभी सरकार में है, तो बीजेपी को यदि यहां पर भी कुछ करना है हासिल तो फिर किसी एक पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। आज की वर्तमान परिस्थिति यह है कि दोनों तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, एआईडीएमके तमिलनाडु में भी
और आंध्र प्रदेश में भी यदि किसी तो कोशिशें कब, कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? अब तक तो हो जाना चाहिए था अगर कोई गठबंधन होना है। संदीप, इतना आसान नहीं होता इसमें, क्योंकि बहुत सारी बात होती है। नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, इंडिया वालों से बड़े सवाल पूछे जाते हैं, अरे आपका गठबंधन नहीं हो रहा, आपका सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा। तो दक्षिण में एनडीए कौन सा गठबंधन है और सीटों का बंटवारा तो दूर की कौड़ी हो गई। उसकी वजह यह है कि जो एनडीए की स्थिति है कि उसमें अभी जो आपकी थाली है रोजमर्रा की खाने की, उसमें पकवान कहां से आएंगे इसका सवाल है। और जो इंडिया गठबंधन है, उसमें रोजी रोटी या रोटी की ही कल्पना की जा रही है। तो सबसे सांभर पहले फैल गया है, वहां पर रायता नहीं सांभर फैला हुआ है अभी। बिल्कुल, जैसे आपने बताया, तो अभी तो फाइट टू सर्वाइव जो कहते हैं अंग्रेजी में, फाइट टू सर्वाइव। पर एक जगह जहां सर्वाइव ही नहीं, बीजेपी का कमल लगातार खिला रहा है और 1999 से देखें 18 सीटों से नीचे नहीं गई बीजेपी, वो है कर्नाटक। पर अब वहां कांग्रेस की सरकार है। पिछली दफा 28 में से 25 सीटें थी बीजेपी की, वो बरकरार रखना कितना अहम हो जाता है, क्योंकि 132 सीटें माने हम दक्षिण भारत की, तो उसमें से 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 25 कर्नाटक और 4 तेलंगाना। संदीप, जैसे आपने कर्नाटक की बात करी, तो मैं 25 नहीं, एक्चुअली 26 सीटें जो कि बीजेपी ने जीती थी, एक सीट के ऊपर निर्दलीय जहां पे बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, तो एक सीट केवल जेडीएस ने और एक सीट कांग्रेस ने जीती थी 28 में से 26, जबकि दोनों का गठबंधन था। और इस बार जो गठबंधन है जेडीएस का, बीजेपी ने अपने साथ पहले कर लिया है। तो मैं कह सकता हूं कि वहां पर जरूर कांग्रेस की सरकार है, जरूर 6 महीने पहले चुनाव में कांग्रेस ने और दुगनी सीटों से जीत दर्ज की, बिल्कुल दुगनी सीटों से 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत दर्ज की। तो वहां पे भी बीजेपी को फाइट करना पड़ेगा। ये उसी श्रेणी में आता है जो 352 को बचाए रखने का चैलेंज और चुनौती बीजेपी के सामने है। तो मतलब अगर हम ये कहें साउथ ऑफ विंध्या के दक्षिण में अभी स्थिति एट पार ही ज्यादा से ज्यादा दिख रही है, कोई बढ़त की गुंजाइश बीजेपी को नहीं दिख रही। मैं सही समझ रहा हूं? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि आप सही समझ रहे हैं अभी इस वक्त। लेकिन मैं एक और चीज आपको बता दूं, आपको साउथ के तमाम हमने राज्यों की बात कर ली, और 2 स्टेट्स ऐसे हैं जो बड़े हैं और जहां से कि गुंजाइश बनती है 400 के तरफ जाने के लिए, वो है उत्तर प्रदेश, जो 80 सीटों में से उत्तर प्रदेश पर आते हैं, सिलसिलेवार चलते हैं ना। नहीं तो इतना बड़ा देश है, विविधताओं का देश है। और संजय भाई, और 2 संजय हैं, तो प्रोफेसर साहब से पहले पूछ रहा हूं, संजय भाई, क्योंकि इंडिया की भी बात करनी है, तो इंडिया के जो रचयिता थे वो थे नीतीश कुमार, रचयिता ही निकल पड़े और वो एनडीए के साथ हो लिए। तो उसमें बिहार कितना बड़ा फैक्टर होगा? एक नैरेटिव बिल्ड हुआ पिछले महीने, सवा महीने से ये बात आई, महीना भर हो गया कि भाई इंडिया के इनसे ना हो पाएगा, इनको तो बनाने वाले ही एनडीए के साथ हो लिए। 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती बिहार में, और उसमें जेडीयू वो 17 पर लड़ी, बीजेपी भी 17 में से 17 बीजेपी, 17 में से 16 जेडीयू। इस बार वहां क्या होता दिख रहा है? क्या बराबर सीट पर लड़ेंगे तो बाकी घटक कहां जाएंगे? बिहार कितना इंपॉर्टेंट होगा? अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें संदीप, तो बिहार इंपॉर्टेंट है, 40 सीटें वहां हैं। बीजेपी के नजरिए से भी और एनडीए के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट स्टेट है। आपने जिस बात का जिक्र किया, पिछले बार एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, 39 आउट ऑफ 40। तो जरूरी है बीजेपी के लिए, और बीजेपी के पास 17 सीटें थी, तो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आंकड़ों के नजरिए से देखें, सीटों के नजरिए से देखें, दोनों के लिए अगर इंडिया गठबंधन को अपनी बढ़त बनाए रखनी है तो वहां पे उन्हें प्रदर्शन वैसा ही करना पड़ेगा जैसे 2019 में किया। नहीं, जरूरत महसूस हुई, प्रधानमंत्री ने संसद में भी ताल ठोकी थी, एक अकेला सब पर भारी। पर अब एक एक सीट का गणित फैलाया जा रहा है कि कौन कितना ला सकता है टेबल पर। इसीलिए वो नीतीश कुमार, जिनके लिए सारे दरवाजे बंद थे, उनको बाकायदा लाल कालीन बिछाकर वापस बुलाया गया और 9वीं बार शपथ ली बतौर मुख्यमंत्री। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं है जिनको रेड कारपेट देके वापस लिया जा रहा है, मतलब गठबंधन में तमाम ऐसे नेता अलग अलग पार्टियों के जिनको वापस लिया जा रहा है। लेकिन संदीप, मेरा थोड़ा सा मतभेद है, ये इसी के लिए नहीं है कि बीजेपी आश्वस्त नहीं है कि वो जीत नहीं रही है। मुझे लगता है, मेरा अपना एक अनुमान है, बीजेपी बहुत कंफर्टेबल है इस चुनाव में,
लेकिन बीजेपी एक बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है। और आपने जिस बात का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया है 370 पार और एनडीए के लिए 400 का टारगेट। तो कहीं ना कहीं वहां पहुंचने की कोशिश में है बीजेपी, और इसी के लिए एक एक सीट के गणित का हिसाब किया जा रहा है। इसलिए नहीं कि बीजेपी अस्वस्थ है और बीजेपी को लग रहा है हम जीत नहीं सकते। बिहार में स्थिति क्या होगी? 39 वाली स्थिति फिर से आ जाएगी, नीतीश आ गए तो? अब ये अगर मैं आपसे पूछूं कि कल ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच होगा क्रिकेट का, तो मैं ये पूछूं ऑस्ट्रेलिया कितना रन बनाएगा और अफगानिस्तान कितना रन बना पाएगा, तो आप बता पाएंगे? मुश्किल है। लेकिन अगर नहीं, ये नीतीश कहें, की लेकिन अगर ये लोकप्रियता कहें जो कि है बढ़त किसकी होगी, तो बढ़त ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच का उदाहरण नहीं, मैं क्योंकि गणित यहां पर लाया जा रहा है। देखिए 352 में 48 आगे बढ़ती है क्या? 303 में तो 67 सीट बीजेपी को अपने खाते में डालनी है। बिहार में वो 17 से ऊपर सीट लड़ पाएगी। नीतीश तो अड़ेंगे, चाहे उनकी ताकत कमजोर हो रही है, लोकप्रियता भी घट रही है। ये तो सर्वे साफ इंगित कर रहे हैं। नहीं, आपने जिस बात का जिक्र किया ये बहुत साफ है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी आज उतनी नहीं है जितनी होती थी। उनकी लोकप्रियता गिरी है, उनकी छवि गिरी है। अब सवाल यह है, और यह अड़चन है, आपने जिस बात का जिक्र किया, बार बार इस बात का जिक्र होता है इंडिया गठबंधन के पार्टनर सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे, लेकिन एनडीए में भी बंटवारा नहीं हो रहा है। बिहार का आपने जिक्र किया, और बिहार में इसी वजह से, क्योंकि जो कहते हैं ओवर साइज्ड कोएलिशन, तमाम पार्टियों शिवजी की बारात है वहां तो कोएलिशन के नाम पर, तमाम पार्टियों को आपने अपने साथ ले लिया, और तमाम पार्टियां आप चाहते हैं, और केक छोटा का छोटा है, 1 केजी का केक आपने मंगाया हुआ है, केक का साइज बड़ा नहीं हुआ, और आपने 200 मेहमान बुला लिए बर्थडे में। किसको क्या मिलेगा? उस बात की लड़ाई है, और इसी वजह से अभी तक एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। बीजेपी चाहेगी कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन शायद संभावना है नहीं। जितनी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था उतनी सीटों पर उन्हें संतोष तो करना ही पड़ेगा। तो ये तो अभी बढ़त की गुंजाइश नहीं दिखती है। तो ऐसे में यशवंत 370 पार बीजेपी, 400 पार एनडीए, ऐसा भी हो सकता है ये नहीं होगा, और इंडिया की चर्चाएं कम हो रही हैं। इंडिया अब जैसे आज आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, देर आए दुरुस्त आए दी चाहे उसे मानिए। अब मायावती के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। खबर यह आ रही है कि ममता बनर्जी शायद 5 सीटें देने को तैयार हो जाए। तो वो जो भी बचा खुचा इंडिया है वो क्या खड़ा होता भी दिख रहा है, या टू लिटिल टू लेट? ये सवाल ऐसा है कि जो स्थिति है उसमें देख के आपको कभी ऐसा लगता है कि वास्तव में मुकाबला 2 बराबरी का कहीं पे हो रहा है, अगर आप ऐसे देखें तो। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस लड़ाई, इस पूरी दुविधा में, इन सारी चीजों में, हम लोगों की बहस में एक ये भी कीड़ा आता है कि हम कितना जीते ये तो अलग बात है, सामने वाले को कितना डिमोरलाइज भी किया जा सकता है, हाँ, वो भी एक अलग विषय है। नैरेटिव बिल्डिंग भी तो है। मुझे कभी कभी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी जो काम करते हैं वो देश की जनता के मन की बात भी ये समझते हैं कि जनता बोर हो रही है। कुछ बात करने के लिए संदीप और यशवंत को चाहिए, क्या रोज वही घिसी पिटी बात करते हैं कि सरकार बीजेपी की बनेगी कि नहीं बनेगी। अभी पुराना हो गया, कुछ नया शगुफा दो। तो बहस का आइडिया ही बदल गया। नहीं, आइडिया ये हो गया, आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर ही हम बैठे हैं। आइडियाज ऑफ इंडिया में अब आइडिया ये हो गया कि 370 पार होगी कि नहीं होगी। नहीं, एक आइडिया 2004 में भी आया था, शाइनिंग इंडिया। एग्जैक्टली 6 महीने पहले चुनाव करा दिए गए थे, वो आइडिया शाइनिंग इंडिया का धाराशाही हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं, बल्कि यहां पर दर्शकों को मैं बता दूं, वो बड़ी दिलचस्प बात है। 2004 में सुबह 8-9 बजे बीजेपी के तमाम बड़े नेता काउंटिंग डे पर ट्रेडमिल पर घूमते हुए विक्ट्री साइन बना रहे थे, और 11 बजे के बाद दिखे नहीं थे। एग्जैक्टली। तो सवाल पूरी बहस में आपने बिल्कुल सही जगह पकड़ा कि अगर हमें समझना है कि नारों के बियॉन्ड जाकर के एक्चुअल धरातल पे, कि 2004 में हम सभी दूध के जले हुए थे, पत्रकार से लेकर नेता तक जितने भी थे।
ऐसा क्या था 2004 में जो हुआ और 2024 में नहीं होगा, या जो 2004 में नहीं हुआ और 2024 में हो जाएगा? तो बेसिक बहुत आंकड़ों की पर जाएं हम संदीप, तो बेसिक बात ये समझिए कि 2004 के पहले का जो बेस लाइन था 1999 का चुनाव, जिसमें बीजेपी तकरीबन 200 पहुंची थी, 182, और कांग्रेस तकरीबन 111, मतलब 100 के आसपास एक। लेकिन कांग्रेस को 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए, कांग्रेस को भाजपा से 4% वोट ज्यादा मिले थे। बेसलाइन वो थी। तो 2004 के आंकड़ों के ऊपर आप दिमाग लगा सकते थे। आज जो बेसलाइन है वो 37% जो बीजेपी ने पोल किए 2019 में और कांग्रेस ने पोल किए 20%, यानी 4% की लीड जो 1999 में कांग्रेस की थी, वो 17% की डेफिसिट जो कि 2019। तो ये 20 साल में 4 और 17 यानी 21% का जो ये स्विंग हुआ है बेस वोट में, बेस लाइन ही बदल गई है। इस बेस लाइन बदलने के कारण ही जो बीजेपी के अंदर का एक आत्मविश्वास आया है, और वो बहुत आसान है संदीप। तो मतलब बीजेपी और कांग्रेस में जो अंतर इतना बढ़ गया, जी एग्जैक्टली, असल चीज पकड़ने की वो असली है। चीज पकड़ने की वही है। और मैं बहुत साधारण तरीके से मैं दर्शकों को उससे 100, 200, 243 का गणित समझाता हूं। हम सबको पता है 543 लोकसभा सीटें हैं, 100 सीटें उसमें ऐसी है जहां बीजेपी नदारत जो प्रदीप जी ने इशारा किया। हाँ। 200 सीटें ऐसी हैं, राउंड फिगर में बता रहा हूं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है सीधी। उन जगहों पर 14 में और 19 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 95% रहा। हाँ, 91 टू बी प्रिसाइज। अलग अलग आप मिला के देखें। हाँ। तो एक तरह से धोबी पाठ दिया। अब 243 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी वर्सेस रीजनल पार्टीज की लड़ाई है। सवाल यह है, क्या बीजेपी वो धोबी पाठ इन रीजनल छत्रपों को दे सकती है या नहीं? अगर दे पाई तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं 400 पार वाला, वो संभव है। लेकिन अगर वो चीज नहीं हो पाया तो जो उनका दो अभी का बहुत बेसलाइन है अहम वो टॉकिंग पॉइंट्स आपने दे दिए। एक तो कांग्रेस और बीजेपी का अंतर, और यही अंतर है 2004 और 2024। और आप वहां पर तब तो रणनीतिकारों में से एक थे कांग्रेस के। तो अब 200 सीटों का जिक्र किया, मैं प्रिसाइज फिगर जहां पर कोई तीसरा उम्मीदवार था ही नहीं, 161 ऐसी सीटें थी, 147 उसमें बीजेपी जीत गई। तो स्ट्राइक रेट 91% है। डायरेक्ट कॉन्टेस्ट बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं। तो 24 की लड़ाई के नतीजे दारमदार असल में कांग्रेस पर है। क्या वो रेनेसां कहिए, रिजुविनेशन कहिए, पुनरुत्थान कहिए, कांग्रेस का वो होता दिख रहा है, या लड़ाई यहीं पर है? यहां 20, 30, 40 सीट बढ़ा पाएगी कांग्रेस या नहीं? देखिए संदीप जी, कहावत है अंग्रेजी में दैट अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। और मैं समझता हूं कि भारत के चुनाव के बारे में जो भी यहाँ पर तो बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी मानेंगे कि इसके बारे में भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान करना आसान नहीं है। क्योंकि देखिए, भारत की जनता बहुत जागरूक और समझदार है। मैंने कांग्रेस में जो मेरे मित्र हैं उनको मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि आप लोग कभी भी हताश और निराश न हो। क्योंकि देखिए, जो लोग आज या 2014 में और 19 में जिन्होंने भाजपा के लिए जो अपना मतदान उनके पक्ष में किया, वो लोग 2009 में और 2004 में आपके समर्थन में उन्होंने वोट किया था। तो देखिए, मैं समझता हूं कि यहाँ पर जैसे मेरे मित्र संजय ने कहा कि बीजेपी इज कंफर्टेबली प्लेस्ड, लेकिन हम यहाँ मुद्दों की बात को हमने बिल्कुल नाकार दिया है, नजरअंदाज कर दिया है। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, मुद्दे क्या कांग्रेस ने भी नकार दिए? नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या ये 3 बड़े मुद्दे हैं। आप नहीं, आप देखिए, केंद्र बिंदु में क्या कहना चाहूंगा कि अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, वहां किसान विरोध कर रहे हैं वहां पे लाखों में। मैंने उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा देखा कि 48 लाख युवा 60,000 क्लरिकल जॉब्स के लिए, पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए, पुलिस कांस्टेबल की जॉब के लिए PhDs, इंजीनियर्स एंड MBAs। आपको क्या लगता है कि भारत की युवा, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि भारत का, आज वो परीक्षा रद्द भी कर दी गई। आज वही देख लीजिए आप कि 65% लोग, हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड,
उसकी बर्बादी हो रही है आपके आंख के सामने। किसान आई थिंक इन द पर कोई विकल्प लेकर आप- कांग्रेस सामने आ रही है क्या? इसीलिए मैं मुद्दे तो थाली पर सजे हुए हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि यदि मुद्दों पर ये चुनाव हो 2024 का, आंकड़ों को यदि आप देखें, बेरोजगारी, महंगाई, सब चीज को आप जोड़ लीजिए। मैं तो चंडीगढ़ में जिस तरीके से दिन दहाड़े एक चुनाव, फरीबी चुनाव को जीतने की कोशिश की गई, आपने देखा है कि हमारे जनादेश की चोरी हुई। बिल्कुल यार, आपने देखा कि हमारे उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा इलेक्टोरल बॉन्ड पर। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 2018 के बाद यदि इलेक्टोरल बॉन्ड्स असंवैधानिक थे, दैट मीन्स वो गैर कानूनी थे, मतलब 2018 के बाद जितने चुनाव हुए हैं हमारे देश में वो सब एक तरीके से गैर कानूनी है, क्योंकि उसमें गलत पैसों का उपयोग किया गया है। यदि हम सोचते हैं कि पारदर्शिता हमारे चुनाव की बिल्कुल ही नहीं, निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। देखिए, मैं आपके राजनीतिक प्रश्न का जवाब देने से पहले इसीलिए मैंने इस संदर्भ में ये बताने की कोशिश की है कि जनता को ये समझना पड़ेगा कि मुद्दे ऐसे हैं जिस पर मैं कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पक्ष में बोलता हूं, लेकिन यदि मैं आप साधारण नागरिक भी हूं, तो मैं यदि भारत का सामाजिक या अर्थव्यवस्था पर यदि मैं टिप्पणी करूं तो ये सरकार 2024 पर आंकड़ों पर इट हैज नो चांस ऑफ कांग्रेस कमिंग से बैक। अगर ये पूछा No जाए chance of कि coming back. भाई 3 मुद्दे क्या हैं, क्या? वो मुद्दे मतलब वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, एक असमंजस की स्थिति है। जो समझाना होता है, एक नब्ज पकड़नी होती है, क्या वो नब्ज नहीं पकड़ पा रही है बिल्कुल कांग्रेस? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि भाजपा विपक्ष में होती और यदि ये सरकार कांग्रेस की होती और ये समस्याएं होती तो भाजपा कांग्रेस को 100 सीटों से कम कर पटक्कर देती। मारती। बिल्कुल बिल्कुल गैस सिलेंडर लेकर बिल्कुल। स्मृति ईरानी घूम रही थी, तब बिल्कुल। 400 रुपए का सिलेंडर था। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई गैस की या। मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। 71 रुपए वाला 100 रुपए बिक रहा है, 60 रुपए वाला 90 रुपए बिक रहा है। 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, पर विपक्ष क्या कर रहा था? जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से इस बात के साथ सहमत हूं कि हमारे विपक्षी दल और उसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए, क्योंकि 4 देखिए- साल तक तो अंतरिम अध्यक्ष रहता है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, इन्हीं मतलब कमजोर- नैया का, उस शिप का कैप्टन कौन है यही नहीं पता। अब आप इस बात पर गौर दीजिए, जो यशवंत जी ने जो आंकड़े दिए वो इसी आंकड़ों को लेकर मैंने कांग्रेस पार्टी के तो जो मेरा हमारे जो मेन सवाल था, 161 में से 147 बीजेपी जीत गई। इस बार उन 161 में कांग्रेस कितना जीतेगी? इसका जवाब मैं आपको संक्षेप में देना चाहूंगा। यदि आप सीट्स को सही तरीके से गिनिए तो 202 सीट, उसमें मैं महाराष्ट्र को भी उसमें इंक्लूड कर रहा हूं, 202 सीट में जहां भाजपा और कांग्रेस का टक्कर है वहां पर कांग्रेस सिर्फ 16 सीट उन्होंने जीता। हाँ। एक्चुअली द हिट रेट इज 8%। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न सबके सामने होना चाहिए कि इस बार यदि कांग्रेस में वो जज्बा या जुनून या ऊर्जा के वो साथ है यदि क्या? आप- वो बढ़ेगा? है, हाँ। मुझे लग रहा है। देखिए, बहुत लोग कांग्रेस पार्टी पर एक तरीके से टिप्पणी करना, बयानबाजी करना, लोगों को लगता है कि मारो पीटो, कांग्रेस में कमियां हैं, गरीब खामियां की हैं। बोझाई हो गई है कांग्रेस। बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ राज्य जिस पर पूरा 2024 का चुनाव का जो नतीजा आएगा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और जहां हम बैठे हुए हैं महाराष्ट्र, कांग्रेस हैज टू डू द हेवी लिफ्टिंग। कांग्रेस Will it be able to do that? I do believe that the Congress party is got the momentum on its side and it is got to demonstrate this leadership for the India Alliance. अब I यूपी remain optimistic, यूपी की मैं बात हो आशावादी गई। हूं। ठीक है प्रदीप जी, दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। 2 लड़के साथ आए, 2017 में तो कुछ कमाल नहीं कर पाए, 2024 में कुछ बदलाव होता दिखता है। जो आप इशारा कर रहे थे कि 62 सीटें जो बीजेपी ने जीती 80 में से, दरअसल बीजेपी गुंजाइश दिखाता है कि वहां अपना आंकड़ा बढ़ा सकती है बीजेपी। मैं एनडीए की अभी बात ही नहीं कर रहा। संदीप, बिल्कुल सही कहा आपने। यदि आप देखें 62 सीटें बीजेपी की और 2 सीट गठबंधन की, तो 64 सीटें एनडीए ने जीती। उसका बैकग्राउंड आपको देखना जरूरी है कि उस 19 के चुनाव में बीएसपी और एसपी का गठबंधन था, जो बहुत बड़ा गठबंधन है, और दोनों ने मिलकर 40% वोट स्कोर भी किए। बट सीटें दोनों की मिला के 15 आई। इस बार बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, और ये आप जानते हैं कि बीएसपी अभी भी एक फोर्स तो है, भली जीतने में ना सही,
बट वोट काटने या वोटों का डिवीजन करने में अपोजिशन के और हाथी अगर कमल का साथी वाला खेल कर गया तो खेल और खराब हो जाएगा इंडिया का। वही परिस्थिति है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो मोदी जी कहते हैं 400 पार, उनमें उत्तर प्रदेश में भी एल्बो रूम काफी है। कितना एल्बो रूम मानते हैं आप? अब एल्बो रूम से 64 से 80 के बीच का 16 का एल्बो रूम है। और बंगाल के अंदर नहीं, 16 में से कितनी गुंजाइश आपको दिखती है? अभी उसके लिए अब गठबंधन तो हो गया कांग्रेस और आपने जो कहा यूपी के लड़कों का, 16 में से मुझे लगता है कि कुछ तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा उसके लिए थोड़ा और इंतजार मतलब 2014 वाला नतीजा आ सकता है? 2014 वाला नतीजे को इनकार नहीं किया जा सकता। इनकार नहीं किया जा। आप बंगाल पर आ रहे थे, वो सवाल मैं प्रोफेसर संजय कुमार से पूछना चाहूंगा। हम 4 स्विंग स्टेट्स की लगातार बात कर रहे थे, कर्नाटक का तो जिक्र किया, उसमें अब 3 बच गए, एक पश्चिम बंगाल, एक बिहार और एक महाराष्ट्र। बिहार का हमने जिक्र किया है, 158 सीटें 124 एनडीए जीती थी। ये स्विंग स्टेट्स क्या कह रहे हैं? अगर आप एक पहले बड़ी तस्वीर हमारे सामने खींचे और उसके बाद डिटेलिंग में यशवंत से कराऊंगा। देखिए, बड़ी तस्वीर खींचने के लिए इनके टुकड़ों को जोड़ने की जरूरत है। बिहार एनडीए बढ़ा नहीं सकती, 40 में से 39 जीत चुके थे। बंगाल पर आए, हाँ, 42 में से 18 बीजेपी, 42 में से 18 गुंजाइश है, गुंजाइश है। बीजेपी वहां सीटें बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है, या वहां पर तो नेताओं ने छोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया, बिखर गई है वहां लीडरशिप बीजेपी की। वो ठीक है, वो आपका नजरिया है देखने का, लेकिन वोटरों के नजरिए से या उनके मन को टटोलते हुए मुझे ये दिखाई पड़ता है कि गुंजाइश है। सीएए एनआरसी की गूंज भी सुनाई देगी वहां पर, उसकी गूंज सुनाई भी देगी, तो वहां पर गुंजाइश है। अगर मैं देखूं कि कौन सा स्टेट मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग है, नहीं पहले अभी पश्चिम बंगाल होगा। एक सेकंड, पश्चिम बंगाल पर ही अब जो ये खबर आ रही है कि तृणमूल, वो तो कह रही थी अकेला चलो, और दरअसल अगर आप चुनावी रणनीति के तौर पर देखो तो तृणमूल अकेले लड़े तो शायद इंडिया को ज्यादा फायदा होगा। कांग्रेस को 5 सीटें दे दी जाए, उससे क्या गठबंधन इंडिया का मजबूत होगा, या अलग अलग लड़े तो बीजेपी के लिए ज्यादा बुरी खबर? नहीं, बिल्कुल मजबूत होगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन अगर हो गया तृणमूल कांग्रेस का और 5 सीटें कांग्रेस को मिलेगी, हाँ, जैसा आप कह रहे हैं जी, ये अभी अटकलें लगाई जा रही हैं, तो मुझे लगता है तब बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। भारी नुकसान हो सकता है। पिछली बार बीजेपी को 18 सीटें आई थी, बीजेपी सिंगल डिजिट पे निश्चित जा सकती है, और ये लगभग निश्चित होता दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये भी बता सकता हूं, उस तरह से सीधा नहीं, ये निश्चित होता दिखाई दे रहा है कि गठबंधन होगा। हाँ, मैं ये बात कह रहा हूं, पर अब डिटेलिंग में जाएं। और जो ये स्विंग स्टेट्स 158 में से 124, खेल यहीं अटका हुआ है क्या कि वो 400 पार होगा या नहीं होगा, या 300 पर ही रहेंगे? 300 भी अप्रत्याशित बहुमत है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए यशवंत। नहीं, बिल्कुल खेल तो यही होगा। इनफैक्ट मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल इज गोइंग टू बी मदर ऑफ ऑल बैटल्स। आई एम बीइंग वेरी वेरी क्लियर। मैं महाराष्ट्र को मदर ऑफ ऑल बैटल्स में इसलिए शामिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां का तो वोटर ही बेचारा क्या बोले, मतलब वो वोट किसको दे के आ रहा है, बन कौन रहा है, और कल किसके पास में रहेगा और परसों कहां रहेगा, वोटर के सामने। हम लोग जैसे अब एबीपी का हम लोग जब ट्रैकर करते हैं, बाय द वे दर्शकों को इस बात की जानकारी है कि हम लोग का एक बार नहीं होता, हम लोग वी आर डूइंग अ डेली ट्रैकर फॉर एबीपी। हम लोग पूछते हैं पार्टी और नेता का नाम। अब केवल पार्टी का नाम लेने से नहीं होता। 2 शिवसेना हो रखी हैं, 2 एनसीपी हो रखी हैं, महाराष्ट्र का मैं पूछूंगा सर, और पता नहीं कांग्रेस कितनी हो रखी हैं। तो ये जो स्थिति है उसमें सिर्फ इतना नहीं है कि कौन कितना लड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि किसके खिलाफ कौन लड़ रहा है किस सीट पर, यह बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। तो इसमें उत्तर भारत की अगर एक क्विकली हम विश्लेषण करें, भाई हरियाणा 10 की 10, दिल्ली 7 की 7, 4 की 4 हिमाचल में, 5 की 5 उत्तराखंड में, 25 की 25 मैं हनुमान बेनीवाल की सीट भी गिन रहा हूं, राजस्थान में 26 की 26, गुजरात में 29 में से 28, मध्य प्रदेश में 11 में से 9, छत्तीसगढ़ में, यहां तो मैक्स कर रखा है बीजेपी ने। बिल्कुल। तो अब ये आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, दिल्ली, हरियाणा, बहुत अच्छा। पंजाब में अलग अलग उनका लड़ना कि नहीं, नंबर 2 नहीं बनने देंगे बीजेपी का, किसान आंदोलन का परवान चढ़ना ऐसे वक्त में,
क्या ये एक खतरे की घंटी भी बज रही है बीजेपी एनडीए के लिए? देखिए संजय भाई, कि मैं एक बात से सहमत हूं कि एक हफ्ता भी बहुत होता है किसी भी मुल्क की, समाज की राजनीति में किसी भी तरीके के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज के ट्रैकर के और आज के आंकड़ों की। संदीप, 10 राज्य ऐसे हैं जहां पे भाजपा का वोट शेयर आज की तारीख में 50% से ज्यादा है। कितना? 50% से ज्यादा। 4 राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा का आज की तारीख में वोट शेयर 60% से ज्यादा है, 60% प्लस। अब अगर आप बाकी सबको इकट्ठा भी कर दें, मसलन जैसे दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी का इंटेंडेड वोट शेयर ऑलमोस्ट 58% टच कर रहा है। ऐसे में सामने वाला 42% सब मिलके भी लड़ जाए तो 4+3 करने से भी कुछ ना हो क्या पाएगा? हो पाएगा? नहीं हो तो पाएगा। इसलिए वो उसका असर उतना इंपैक्ट दिखेगा नहीं जितना दिखना चाहिए। नहीं, आप ही की बात और संजय जो कह रहे थे कि अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, भाई 2 हफ्ते पहले तक चरण सिंह को, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जी, गया, MS स्वामीनाथन को जी किसानों का कल्याण हो गया, इनका सम्मान हो गया। आज वो परिस्थिति बदल गई है जी। तो राजनीति का ऊंट करवट बदलता दिख रहा है। देखिए, राजनीति का ऊंट तो परमानेंटली करवट लेता ही रहता है, लेकिन सवाल यह है कि ऊंट पे बैठा कौन है, बैठा कौन है और क्या वो ये जानता है कि नहीं जानता है। और ये प्रोएक्टिवनेस होती है, एडॉप्टेबिलिटी होती है। इंसान कितनी तेजी से अपनी राजनीति को, ऊंट इधर हिला तो हम इधर हिलेंगे, ऊंट तो उधर है, मुंबई में हम उधर ऊंट तो हिलेंगे। दिखाई नहीं देते, ये पर flexibility यहाँ किसके पास है, यहाँ ये का देखना ऊंट जरूरी क्या है। कह रहा है संजय? महाराष्ट्र का, और इस ऊंट पर सवारी इस वक्त कौन कर रहा है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से, एक तरीके से मैं समझता हूं कि जनता का के साथ एक विश्वासघात हुआ। लोगों ने पार्टी एक्स के लिए वोट किया और वो पार्टी किसी दूसरे गठबंधन के पास चली गई। और जिस तरीके लोगों ने से तो शिवसेना और बीजेपी के लिए हाँ, वोट किया था। देखिए उनका तो सत्ता अंदरूनी की मलाई आपने काटी। वो उनका अंदरूनी मसला है, उसे हमें क्या लेना देना। सच्चाई तो यह है कि लोगों ने देखा किस तरीके से शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा गया है। मैं इसीलिए समझता हूं कि आज हम लोग यहां आंकड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जरा अपने 48 में से 42 थी एनडीए की पिछली बार। कम से कम हम अपने राष्ट्रीय जो कहते हैं ना राजनीतिक भाषा में कम से कम कुछ नैतिकता के बारे में तो बात करें। यहाँ पर एक ऑपरेशन लोटस है, बॉम्बे में हमारे पास दलाल स्ट्रीट में एक स्टॉक एक्सचेंज है। आज तो एमएलए का स्टॉक एक्सचेंज बन गया है, जिसको चाहो जब खरीदो बेच डालो। आई मीन इट इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। बट व्हाई आर द कांग्रेस लीडर्स सो प्रोन टू पोचिंग? नहीं, दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन ना। नहीं, एक मिनट देखिए, आप इस बात को माने। देखिए, मैं सबसे पहले राजनीतिक जो भी मैं हूं उसके पहले मैं एक आम नागरिक हूं। मेरे बच्चे हैं, मैं जब घर जाता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं क्या उनके लिए एक अच्छा उदाहरण हूं, या क्या वो समझते हैं कि एक नेता है जो हमेशा झूठ बोलता है। देखिए, अंत में मुझे चिंता इस बात की है कि हम दिन दहाड़े हमारे आंख के सामने इस महान देश के राजतंत्र, हमारा जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसका मजाक किया जा रहा है और हम लोग उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। इट इज ओके, इट इज नो बिग डील। अब तो उसमें कांग्रेसी भी तो शामिल है ना। ये मैं मानता हूं। अशोक चौहान छोड़कर चले जाते हैं, मुख्यमंत्री थे, सांसद रहे, देखिए मिलन देवड़ा चले गए, ये कांग्रेस के साथ ही क्यों होता है? संदीप जी, आपने किसी प्रजातंत्र में देखा है 95% जो विरोधी दल के ही नेता हैं उन्हीं पर छानबीन की जाए, उन्हीं पर कार्रवाई की जाए। आज भाजपा सैमसंग और एलजी और बॉश के साथ एक ग्रेट वॉशिंग मशीन बन गई है। हाँ, अब आप ये सोच लीजिए, जो उस पार्टी में चले गए वो अचानक सब डिवीजन में घूम के आ गए। आई हैव अ फीलिंग कि देखिए, ये विषय बहुत ही केंद्रीय है। जो लोग समझते, मैं समझता हूं मोदी जी, और उनका ये हक है, ही इज अ लीडर एंड ही हैज गॉट अ राइट टू मेक टॉल क्लेम्स। लेकिन ये जो 400 बार ये सब जो बात हो रही है ना, इसमें मैं आत्मविश्वास भी नहीं सुनता हूं, मुझे इसमें अहंकार भी नहीं दिखता है, मुझे इसमें एक तीसरा भावना दिखता है, डर। क्योंकि देखिए, जो भी नेता दिल्ली में बैठता है वो ये नहीं जानता कि जो आदमी उड़ीसा में हो, जो चेन्नई में बैठा हो, जो नॉर्थ ईस्ट में बैठा हो, जो आज केरला में बैठा हो, वो क्या सोच रहा है। मैं तो ये सोचता हूँ बहुत बार कि हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ प्रिविलेज्ड एलीट हियर। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम एक होटल में बैठते हुए हैं। लेकिन आज आप जाके उसको पूछिए, जो एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ, उसको बोला गया है कि हम तुमको 1 सिलेंडर दे दिए हैं, तुमको हम 5 किलो हम तुमको राशन दे देते हैं, इसीलिए
हमारे लिए वोट करो। ये आप किसी पर आपको ये मेहरबानी कर रहे हैं क्या? तो पर ये जिम्मेदारी है सरकार लाभार्थी की। जाति तो अब हर कोई बनाना चाह रहा है। अब समापन करें इस सत्र का, उससे पहले अब आपको थोड़ा भविष्यवक्ता की भूमिका में लाना चाहूंगा। पॉलिटिकल पंडित हैं आप लोग, और शुरुआत संजय आप ही से करता हूं। आपका आंकड़ा क्या है? एनडीए कितना, इंडिया कितना, और कांग्रेस का भी आंकड़ा दीजिएगा। ओके, आई बाइट द बुलेट संदीप जी। मतलब बीजेपी 370 पार कर रही है। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, 52 पार कर पाएगी कांग्रेस इस बार? नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा कि नहीं? मैं कहता हूं अब की बार झूठ की हार, अब की बार झूठ की हार। मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाजपा 200 का नंबर भाजपा को नहीं मिलेगा। कांग्रेस? और आपको एक नया सरकार और एक नया प्रधानमंत्री विपक्षी दल से आपको मिलने वाला है। यशवंत, कांग्रेस की सीट नहीं बताई पर संजय। कांग्रेस की सीट देखिए, कांग्रेस और भाजपा का टक्कर 202 सीट में है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस बार 100 से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। ओके यशवंत। संदीप, आपको पता है मैं सर्वे विज्ञान को वोट शेयर पे जाके रोकना पसंद करता हूं। मैं सीटों में कटाई वो प्रदीप का काम है, मैं इसलिए वो हिस्सा उनके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन एबीपी और सी वोटर के ट्रैकर में आज की जो हालत है उसमें बहुत साफ नंबर दिख रहा है कि बीजेपी वोट शेयर में अकेले एज ए पार्टी 40% का आंकड़ा क्रॉस कर रही है। पिछली बार से भी 3% ऊपर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं मैं बता सकता कि सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि जिस सीट पर वो अगर 1 लाख से जीती थी वहां पे अब अगर 2 लाख से जीत जाए, अब बात समझ रहे हैं, तो दिल्ली में सीटें साथ ही रहने वाली हैं। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ जाएगा तो भी लोकसभा की सीटें साथ ही रहेंगी। सवाल यह है सैचुरेशन स्टेट्स के बियॉन्ड नए स्टेट्स में बीजेपी नई सीटें जीतने की स्थिति में उत्तर आती है प्रदेश कि के अलावा कहीं बढ़त बनाती दिख रही है बीजेपी? मैं संजय भाई की बात से सहमत हूं। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल एक स्टेट ऐसा होने वाला है जहां पे न केवल सीट की लड़ाई होगी, लेकिन उसके अलावा आपको हो सकता है बहुत सारे झटके देने वाले उल्टा भी पड़ सकता है ना। उत्तर प्रदेश, चीजें हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा संजय आपको दिखता है कहीं बीजेपी बढ़त बनाएगी? उड़ीसा के लोग नाराज होंगे, उड़ीसा का जिक्र नहीं आया, और मुझे लगता है उड़ीसा भी ऐसा राज्य है जहां बीजेपी बढ़त बना सकती है। वहां 21 सीटें हैं। हाँ। बीजेपी ने पिछली बार 8 सीटें जीती थी। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं बीजेपी की सीटें उड़ीसा में बढ़ रही हैं। कितनी आप पूछेंगे, हो सकता है 370 तो नहीं होती दिख रही, 67 सीट का इजाफा हो रहा है क्या? 303 से 370 की बात संदीप, है मैं ना? इतना कह सकता हूं कि बीजेपी 2019 में जो उनकी जीत हुई थी उससे बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है 2024 में, और कांग्रेस जहां पर है लगभग वहां रहेगी। शायद 50 का आंकड़ा छूने में उन्हें दिक्कत हो सकती है। प्रदीप? नहीं, आंकड़े के पहले मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र और मुंबई से हूं। महाराष्ट्र का वोटर्स जो है पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा लॉयल है। लॉयल्टी फैक्टर हर प्रदेश का कम ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा लॉयल है। और एक चीज और मैं आपको सबको बता दूं कि महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहां पे कि रीजनल छत्रप यानी इंडिविजुअल पर्सनालिटी बेस्ड फॉलोइंग होती है, और वो करीब करीब इंटैक्ट होती है। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पे 25 से ज्यादा सीटें छोटी और इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं। तो यहाँ पे करीब 48 लोकसभा सीटों में से 30 सीटों के ऊपर रीजनल छत्रप का बोला बाला है। तो शरद उसका पवार, एक- उद्धव ठाकरे का जादू चलेगा, सिंपैथी फैक्टर चलेगा, वो- या एकनाथ शिंदे, अजीत पवार बाजी मारेंगे? सारे नेताओं का जादू अपने अपने क्षेत्र में चलेगा। ये 4 आपको दिखते हैं, इसके अंदर बहुत सारे हैं। आप दिलीप वलसे पाटिल को ले लीजिए। महाराष्ट्र में उलटफेर हो सकता है, या 48 में से 42 या उसके आसपास एनडीए फिर ले जाएगा? नहीं, मुझे महाराष्ट्र में +-5 या -5 सीटें कह लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्लस की गुंजाइश कम है, क्योंकि ऑलरेडी 41 पे बैठा हुआ है एनडीए। तो बीजेपी कितनी, कांग्रेस कितनी कहां पर? पूरे भारत में? पूरे भारत में पिछले बार मैं एनडीए पकड़ के चलता हूं, क्योंकि अभी भी अलायंस होना बाकी है। तो हाँ। आप क्या कहेंगे? हाँ, तो ठीक है, जब तक fair अलायंस point। ना हो जाए, जब तक कोई नंबर को कह पाना किसी के लिए भी मुश्किल काम है संदीप। बट मैं ये कह सकता हूं कि एनडीए और बीजेपी काफी अच्छी पोजीशन में है, इतना मैं जरूर कह सकता, काफी अच्छी। तो ये आइडियाज ऑफ इंडिया में हमारी चर्चा थी। एनडीए कहां, इंडिया कहां,
लेकिन देखिए राजनीति है ये, और राजनीति में वीक इज अ लॉन्ग टाइम बोले संजय, मैं तो कह रहा हूं एक रात में भी बहुत कुछ बदल जाता है। मामला टक्कर का है, कांटे की लड़ाई होती है, मुद्दे जो तश्तरी पर सजे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, क्या वो सड़क पर उतर पाते हैं या मोदी का जादू चलेगा, आने वाला वक्त गवाही देगा। आज के लिए इस सत्र में बस इतना ही। नमस्कार। संदीप, एक बात मैं बता दूं सबके लिए कि जनता कैसा वोट करती है, तो पिछले 50 साल और आगे आने वाले 50 साल में भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स, इश्यूज बिल्कुल बरकरार रहेंगे। जनता ये देखती है उसको सुलझा पाने में, उसका समाधान दे पाने में कौन उपयुक्त है। और भरोसे की बात भी है इसमें, किस पर भरोसा कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं, जनता ये देखती है वो किसको उपयुक्त पाती है और उसके फेवर में वो अपना मतदान करती है। हर आने वाला कल हल जाने वाले कल से बेहतर होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये भी बात सही है, और रियल पॉलिटिक्स में एक बात और भी सही है। जो दो भाई लोग इधर की तरफ बैठे हुए हैं बीजेपी की साइड में, वो 24/7 पॉलिटिशियंस। आप उनको कितना भी क्रिटिसाइज कीजिए, खाटी पॉलिटिशियन, और आप कितना भी क्रिटिसाइज कीजिए, एक चीज का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, एनजीओ बंदे मेहनत करते हैं, वो कितनी टक्कर दे पाएगी। 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स कितना, और 24 घंटे पॉलिटिक्स करने वाले का मुकाबला छुट्टी ले लेके पॉलिटिक्स करने से नहीं हो सकता। दैट्स द पॉइंट। देखिए मुझे तो लगा ये प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ, देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 24/7 पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन भैया उसमें कम से कम 1 मिनट के लिए सच भी तो बोला कीजिए। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। चलिए भविष्यवाणियां कुछ मिल चुकी हैं और कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा कौन कितना सही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑल ऑफ यू। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी प्रशांत चक्रवर्ती को, CFO ABP नेटवर्क, टू प्रेजेंट ऑल आवर गेस्ट्स विद द मोमेंटो फ्रॉम आइडियाज ऑफ इंडिया। एक बार जोरदार तालियां। कुछ एक हवा हमें समझा दी गई है। All our experts have been very kind in sharing honest opinions about what they think. Ladies and gentlemen, please give it up for Pradeep Gupta ji. And for Professor Sanjay Kumar. यशवंत जी के लिए भी जोरदार तालियां प्लीज। And our thanks also to Mr. Sanjay Jha. Thank you very much, Sandeep ji. Thank you very much for a lovely conversation. Thank you, Prashant, for doing the honors. चलिए एक फोटोग्राफ हो जाए, एक यादगार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। Huge round of applause once again for a wonderful, engaging session. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3 पायनियर्स की। ये लेजेंड्स हैं हमारे बीच इन देयर एरियाज ऑफ वर्क, और एक कॉमन थ्रेड जो है इनके इलस्ट्रियस करियर्स में, दैट हैज बीन देयर पैशन फॉर मेकिंग